तो आज हमारे साथ भारत के एक बहुत ही बड़े गणितज्ञ प्रोफेसर चंद्रकांत राजू जी हैं। तो चंद्रकांत राजू जी, सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, परिचय। पहले अ, बचपने में जब कॉलेज में था, मेरे को फॉर्मल मैथमेटिक्स से, लॉजिक से काफी प्रेम हो गया। लॉजिक के क्वेश्चंस मैं बॉम्बे के सबअर्बन ट्रेन्स में करता था। आप सोचिए, उतनी भीड़ भड़क्के में मेरा ध्यान उसमें लगता था, इतना इंटरेस्टिंग था। और फिर मैंने फिजिक्स छोड़ के मैथमेटिक्स किया, ये सोच के कि फिजिक्स करने के लिए मैथमेटिक्स जरूरी है। हुँ, लेकिन पीएचडी किया उसमें और पढ़ाया। रियल एनालिसिस, कैलकुलस, फंक्शनल एनालिसिस, श्वार्ट्ज डिस्ट्रीब्यूशन से सब पढ़ाया। हुँ, 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 अब ये फॉर्मल मैथमेटिक्स पढ़ाने के बाद फिर मैंने जब सीडैक ज्वाइन किया, रिजाइन किया यूनिवर्सिटी से और सीडैक ज्वाइन किया, तो वहां पे मुझे पता चला वो मिशन थी कि सुपर कंप्यूटर बनाना है और उसमें एप्लीकेशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस वो लोड करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो ये करते करते मेरे को बहुत ही एक धक्का लगा कि जितना कुछ मैंने सीखा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में, इसके बारे में, उसका कोई एप्लीकेशन ही नहीं है। बल्कि जब मैं जाता था वहां पे सेंटर फॉर अप्लाइड मैथमेटिक्स में कई बार, तो बोलते थे हमने ये थ्योरम प्रूव किया है, आप इसका एप्लीकेशन फाइंड करो। अब देखिए, ये एकेडमिक तरीका है कि हुँ, हम हुँ, एप्लीकेशन से शुरू करके उसको नहीं सॉल्व करेंगे। हम थ्योरम प्रूव करेंगे, आप एप्लीकेशन ढूंढो। तो उसका तो एप्लीकेशन रहता नहीं था। तो फिर मेरे समझ में आने लगा कि ये फॉर्मल मैथमेटिक्स बेकार है। धीरे धीरे समझ में आया, देखिए पूरा इन्वेस्टमेंट था, इतने सालों का इन्वेस्टमेंट था। पढ़ा रहा था, पीएचडी किया, पढ़ा रहा था, तो वो धीरे धीरे निकला। और फिर मेरे को कई सालों के बाद, मैंने आसानी से नहीं निकला, 10-15 साल लगे। और उसके बाद भी और टाइम लगा कि ये पता चला कि ये फॉर्मल मैथमेटिक्स बेकार है। इससे कुछ फायदा नहीं होता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसकी पॉलिटिकल वैल्यू है, वो जाके बाद में समझ में आया कि पॉलिटिकल वैल्यू। तो तब से मैंने छोड़ दिया है फॉर्मल मैथ, कई सालों से छोड़ दिया है और उसके खिलाफ एक अभियान चला रहा हूं। अब प्रॉब्लम ये है कि लोगों के समझ में नहीं आता है। उनको मैथमेटिक्स से डराया गया है, तो कुछ भी बोलने से वो घबराते हैं, भाई ये गलत तो ना हो। मैथमेटिशियंस को भी नहीं आता है, यूनिवर्सिटी में जो रहते हैं वो भी घबराते हैं। तो इसके कारण इस पे डिस्कशन नहीं हो सकता है। तो ये चीज लोगों को समझाना कि ये गलत है और इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, इससे आपका डोमिनेशन हो रहा है, ये बात बहुत मुश्किल पड़ रही है, क्योंकि इस पे बहस नहीं हो पाती। अगर खुली बहस कम से कम हो, या तो अथॉरिटी का आपका सपोर्ट हो, वो तो नहीं मिल रहा है, या फिर खुलेआम चर्चा हो, तो कुछ हो सकता है। तो दोनों चीज नहीं हो पा रही है। कई सालों से मेरी कोशिश है और ये बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है झंडा। देखिए, आदमी की जिंदगी तो छोटी होती है और ये सब चीजें, अब दूसरा कोई आदमी नहीं मिलेगा जो कि इतने आगे तक फॉर्मल मैथमेटिक्स करके, फंक्शनल एनालिसिस का जो मैं एडवांस फंक्शनल एनालिसिस का कोर्स था वो और कहीं नहीं चलता हिंदुस्तान में। तो अब बात आगे चला भी नहीं मेरे छोड़ने के बाद। तो ये जो चीज है, इतना तक समझना और फिर उससे समझना कि ये हुआ है, ये दूसरों को समझाने में बहुत तकलीफ है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। और हाँ, अब मैं, तो अ, एक तो आपने ये कहा कि आपका जो शुरुआत जो भी, भई हम एक तरह के समाज में पैदा होते हैं और जो प्रचलित शिक्षा होती है, उससे हर बच्चा गुज़रता ही है। तो आप भी गुज़रे और उसमें आपको गणित में एक स्वाभाविक रुझान शुरू से रहा और फिर उसमें आप पारंगत होते गए, होते गए। तो एक ऐसी स्थिति आई जबकि आपका पाश्चात्य गणित, अब यहाँ से थोड़ा हम लोग स्पेसिफिक थोड़ा होते हैं। तो गणित से मोहभंग नहीं हुआ। ये जो आधुनिक गणित जो है, या पाश्चात्य गणित, या जिसको कि आप क्रिश्चियन मैथमेटिक्स भी कहते हैं,
ठीक है? उस पे अभी और डिटेल में बात करेंगे। तो वो जो मोह भंग हुआ, वो धीरे-धीरे हुआ आपका। जब आपको उसके एप्लीकेशंस जो थे बाद में उसको प्रूव करने पड़ते थे और गणित आप पहले करते थे। यानी कि कुल मिला के घोड़े को जो है बग्घे के पीछे जोत रहे हैं, ऐसा कुछ बात हुई। तो फिर उसके बाद आपके अंदर एक कैसे जुनून आया कि इसका विकल्प कुछ तैयार किया जाए, ये ठीक नहीं। ये उसके बाद में मैं उस वक्त टाइम पे काम कर रहा था। तो टाइम पे मैंने एक किताब लिखी, फिजिक्स ऑफ टाइम। ये 1994 में छपी। लेकिन मुझे लगा कि मैंने किताब लिखी है, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी जो चीजें हैं, जो टाइम के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो अवधारणाएं हैं, जो कि मजहब से जुड़ी हैं, ये मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने कहा क्या फायदा है, किताब लिख ली, कुछ आता नहीं है मेरे को। तो मैंने अपनी नौकरी छोड़ के दूसरी किताब लिखना चालू किया, 11 पिक्चर्स ऑफ टाइम। तो उसको करते करते मेरी दिलचस्पी आ गई हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ मैथमेटिक्स में। हुँ, तो उसको मैं परस्यू करने लगा। तो जब वो परस्यू करना चालू किया, तो सबसे पहले तो ये पता चला कि कैलकुलस जो है, ये सबसे पहले बात है कि कैलकुलस हिंदुस्तान में हुआ। तो इस पे मैंने इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी से एक प्रोजेक्ट लिया 1998 में, ओरिजिन ऑफ कैलकुलस, माधव एंड द ओरिजिन ऑफ कैलकुलस। तो ये जब चालू हुआ, तो इसके 1-2 साल बाद मेरे समझ में आने लगा कि कई सारी चीजें गलत हैं, झूठी हैं, दबाई गई हैं। तो उससे मेरा दूसरा एक जो हुआ, जो फीलिंग हुआ कि भाई ये जो हम पश्चिम में विश्वास करते हैं, ये झूठे लोग हैं, झूठ बोलते हैं, बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं। तो हुँ, ये जब एहसास हुआ, तो मेरा दूसरे तरह से मोह भंग हो गया कि और देखिए बाद में बहुत सारी चीजें आई, बहुत सारे झूठ बोले गए। ये अटिया के साथ हुआ, साउथ अफ्रीका में हुआ, बहुत जगह हुआ। तो ये बात समझ में आई कि इनको सच्चाई से कोई मतलब नहीं है, पॉलिटिकल डोमिनेशन से मतलब। और मैथमेटिक्स की फिलोसफी में भी ये बात आती है कि फलसफा में ये घुस गया है कि डोमिनेशन होना चाहिए, कि वेस्ट शुड कंट्रोल। कैसे कंट्रोल करते हैं? जैसे एक्जियोमेटिक मैथमेटिक्स का, अब उसके एग्जाम्स कौन बनाता है? सेट थ्योरी के एग्जाम्स किसने बनाए? सारे पश्चिम में बने। पियानो एग्जाम्स क्या है? पश्चिम में बने। रसल के एग्जाम्स क्या है? पश्चिम में बने। आप नहीं बना सकते। और वो बना के उन्होंने कहा कि रियल नंबर्स के साथ आपको कैलकुलस पढ़ाना है। अगर मैं कहूंगा कि नहीं जरूरत है, तो उसके लिए कोई डिस्कस भी करने को तैयार नहीं है। हुँ, साल से 10 साल से खुले खुले आम ऐलान कर रहा हूँ। बड़े बड़े मैंने इनाम दिए। जैसे जेएनयू में गया, मैंने कहा 10 लाख का इनाम देता हूँ, आप एक और एक दो सिद्ध कर दो रियल नंबर, विदाउट अपील टू एनी थियरम्स ऑफ सेट थियरी। किसी को नहीं आता है। 10 लाख रुपए का इनाम इसलिए दे रहा हूँ, मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं बांट दूंगा लेकिन हुँ, वो उनके समझ में ही नहीं आता है। अब मेरे को पक्का मालूम है उनके नहीं समझ में आता है ना। वो जो है जो हिस्टोरियंस और फिलोसफर्स हैं, जो तो उनको कोई थर्ड क्लास एमएससी केमिस्ट्री करके वो क्या करेगा? बकवास करता है। तो ये चीज जब आ गई, तो इसमें अब इसको कैसे पार करना है, तो ये बहुत मुश्किल काम हो रहा है। अभी मैं जा रहा हूँ, अगले महीने ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। तो वहां हुँ, पे देखते हैं क्या होता है। तो ये लेकिन सब दूर बहुत मुश्किल है लोगों को समझना, क्योंकि मैथमेटिक्स को इतना कठिन विषय बना दिया है कि बहुत कम लोगों के समझ में आता है। और अब लोगों को समझाना कि आपको ये गलत सिखाया है, वो नहीं मानते। अगर हार्वर्ड से वो बात आ जाए, फट से बदल देंगे। जैसे कि आपको मालूम होगा, ये स्पुतनिक क्राइसिस हुई थी, जब रशिया ने स्पुतनिक भेजा था। तो अमेरिका को एहसास हुआ कि ये कभी भी हमारे ऊपर बॉम्ब डाल सकते हैं। तो उनको डर लगा, तो उन्होंने बिल्कुल बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए, पूरा अपना सिलेबस बदल दिया। और जब उन्होंने सिलेबस बदला, हमने फट से बदल दिया। किसने? कोई चर्चा नहीं, कुछ नहीं, एनसीईआरटी ने बदल दिया किसी को बगैर बताए, क्योंकि वो जब बदलते हैं तो हम उसकी नकल कर सकते, लेकिन हम खुद होके सोच नहीं सकते। वो बगावत है, और वो बगावत हम कर नहीं सकते। ये बात है। तो इसमें अब कहाँ तक कितने लोग कहाँ तक आएंगे, क्या करेंगे, कहाँ तक समझेंगे, कोशिश तो कर रहा हूँ। अब मेरी अगली किताब में मैं ये अरिथमेटिक के आधार से, अंक गणित के आधार से समझा रहा हूँ कि अंक गणित जो है
हिंदुस्तान से गया, अरबिक न्यूमरल्स बोलते हैं, उनका तो गणित नहीं था, और गया वो एक बात है, उससे हमको उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है कहाँ से गया। बात यह है कि उनके समझ में नहीं आया, उनके बड़े बड़े विद्वानों को समझ में नहीं आया, बेवकूफ के समान उन्होंने बयान दिए। ऑयलर ने, गर्बर्ट ने, फिबोनाची ने, डिमॉर्गन ने 19th सेंचुरी तक 900 साल तक बेवकूफी के बयान दिए और बेवकूफी के काम दिए। तो ये जो बात है, इसको जरा ये लोगों के समझ में आएगी, कैलकुलस भले ही नहीं समझ में आया, अंकगणित तो समझ में आता है। ये तो समझ में आता है कि -9 इज लेस देन 0, लेकिन उसके बारे में डिमॉर्गन ने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये इसमें विश्वास ही नहीं कर सकते, इट इज 10,000 टाइम्स मोर पॉसिबल टू बिलीव इन विचेस। 19th सेंचुरी में लिखा है उसने इस तरह से। तो उम्मीद है हाँ, कि बात लोगों के समझ में आएगी, इसके वक्त लगेगा, लेकिन इसमें इसके द्वारा वो समझ पाएंगे, ये मैं ऐसी मेरी उम्मीद है। तो अभी ज्यादातर जो भारतीय विद्वानों में या लोगों का जो मैं दो अति देखता हूँ। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो कुछ भी है अभी गणित, वो सब सब कुछ हमारे वेदों में था। एक तो अति ऐसा दिखता है, दूसरी अति कि नहीं, कुछ भी नहीं था और यहाँ के लोग पूरी तरह से अशिक्षित थे, कुछ भी सब बाहर से आया है। इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, ये चीज कहना कि हर एक चीज वेद में है, ये तो गलत है, इसमें मैं कई बार कह चुका हूँ। अब जैसे कि मेरे को कार रिपेयर करना है, ये उदाहरण दिया था मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो क्या कार मैकेनिक की मैनुअल मिल जाएगी आपको वेद में? तो उस वो कार तो थी ही नहीं उस जमाने में, तो कैसे मिल हम्म। सकती है? तो ये कहना कि सब ज्ञान है वेद में, ये गलत है। ये इसका मतलब खाली इतना है कि वेद जो है शब्द प्रमाण माना जाता है, लेकिन किस चीज के लिए माना जाता है ये तो समझना चाहिए ना। तो ये लोगों के समझ में नहीं आता। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि क्या था असल में। एक तो ये वैदिक गणित की ये चल चुका है, ये बिल्कुल वाहियात बात है। या कृष्ण वैदिक गणित, तीर्थ भारती जी महाराज ने जो एक हाँ, किताब लिखी और फिर उसके बाद से, हाँ। क्या है, हाँ, वो उसका वेद से कोई संबंध नहीं है। अब वो उनकी किताब भी मानती है कि इसका वेद से कोई संबंध नहीं है, खाली टाइटल दे दिया। अब वो बिकती चीजें खाली टाइटल पे है, तो वो बिकती है। अब उसका वेद से कोई संबंध नहीं है, लेकिन सरकार ने उसको मान लिया है और उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। जैसे कि वैदिक ज्योतिष बोलते हैं, अब ज्योतिष का मतलब नहीं समझते हैं। ज्योतिष का मतलब है काल गणना, उसका मतलब एस्ट्रोलॉजी नहीं है, वो फलित ज्योतिष है। तो मतलब ही नहीं समझते हैं और बोलते हैं वैदिक ज्योतिष है, तो वो था ही नहीं। अब आप कोई भी किताब देख लीजिए एस्ट्रोनॉमी में, मैथमेटिक्स में, आप वेदांग ज्योतिष से शुरू करके, मैंने 20 साल पहले एक चैलेंज दिया था इंटरनेशनल प्रेस के सामने कि मेरे को एक वाक्य दिखा दीजिए वेदांग ज्योतिष में, फलित ज्योतिष, एक वाक्य। उसने देखी नहीं थी किताब खोल के। फिर बोलते हैं दिखाओ, किताब दिखाओ। किताब दिखाओ, हम देखेंगे, पढ़ेंगे, सोचेंगे, तो एक वाक्य नहीं है उसमें। और वेदांग ज्योतिष से लेके युक्ति भाषा, यानी वो 3,000 साल कम से कम, एक शब्द नहीं मिलेगा, एक वाक्य नहीं मिलेगा आपको किसी भी गणित और एस्ट्रोनॉमी के टेक्स्ट में। तो आप ये कह तो रहे हैं कि फलित बाद में ऐड हुआ है? फलित अलग चीज है। वराहम ये भी जो फलित ज्योतिष करता है, उसके पंच सिद्धांतिका में एक वाक्य नहीं मिलेगा आपको फलित ज्योतिष का। बृहद संहिता में है, लेकिन उसमें पंच सिद्धांतिका में एक वाक्य नहीं है। तो ये जो बात है वो बाहर से आया, कहीं से भी आया, जैसा भी हुआ, हमारे हमारे पद्धति में नहीं है। फलित ज्योतिष नहीं है, इतना आसानी से नहीं आता है, वो बिल्कुल अलग अलग रखा। गणित अलग है और फलित ज्योतिष अलग है। तो इस तरह से किसी भी चीज को ट्रेडिशन बोल देना, भाई इसका हमसे, इसका हमारा इससे लगाव है, ये गलत है। तो वेद में असली चीज क्या है, असली चीज है उसके बारे में अभी जो किताब में लिख रहा हूं, कि वेद में आप देखिए यजुर्वेद में 17:2, यजुर्वेद में ये है परार्थ की, परार्थ का जिक्र है। कुछ नहीं है, वो श्लोक क्या है, वो सूक्त क्या है, बस एक उसमें खाली नाम है, 1, 10, सहस्त्र, इस तरह से नाम है और कुछ नहीं है। और ये नाम जो है परार्थ तक जाते हैं, जो कि 1 ट्रिलियन हो गया, 10⁻12 हो गया। अब ये जो है ये इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई परार्थ तक गिनती कर सकते थे,
अगर हम देखेंगे ग्रीक के बारे में इतना कहा है, इतने बड़े मैथमेटिशियन थे, वो कहाँ तक गिनती करते थे ग्रीक और रोमन? वो खाली 10⁵ मिरियाड। मिरियाड यानी आज भी अगर आप ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में देखेंगे तो बताएगा कि मिरियाड कनोट्स अनकाउंटेबल। मिरियाड स्टार्स मिल ही नहीं सकते। तो उनकी गिनती 10⁵ पे 10,000 में रुक जाती थी, और हमारी कम से कम इतने आगे तक चलती थी। तो क्यों होता था? तो ये सोचना जरूरी है। ये सिस्टम क्या था? प्लेस वैल्यू सिस्टम था। ये हम सोचते ही नहीं है, फालतू की चीजें बात करते हैं। जो असली चीज है उसके बारे में सोचते नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें फर्क था कि हमारा जो था प्लेस वैल्यू सिस्टम था, स्थान मान प्रणाली थी। हम्म। और अरे ये क्या हो गया? बंद क्या हो गया? वीडियो कैसे आवाज बंद? तो आपकी आ रही है। हाँ। प्रेस कर दिया, हाँ। कीबोर्ड प्रेस कर दिया। हाँ, तो स्थान मान प्रणाली थी। और वहां पे उनका जो था वो उसको क्या कहेंगे, मैंने उसको सही नाम दिया है पेबल अरिथमेटिक, गोटी गणित। हम्म। कैलकुलस का मतलब वही है। कैलकुलेशन जो है, कैलकुलस जो है गोटी है। गोटियां जो होती हैं, गोटी से गणित करते थे। तो अब आप 10,000 गोटी इकट्ठा करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो वो सिक्कों के साथ गोटियों के साथ वो गणित करते थे, आगे पीछे नहीं करते। वो भी उन्होंने पर्चा से सीखा। तो इसलिए जो उनकी गिनती है, जो नंबर है, हमारी गिनती से मिलती जुलती है। जैसे कि सितंबर है सप्त, अक्टूबर है अष्ट, नवंबर है नव, दिसंबर है 10। तो वो छोटे अंकों के लिए गिनती मिलती जुलती। बड़े अंक है ही नहीं उनके पास, मिरियाड के आगे है ही नहीं गिनती। वर्षा से सीखी उन्होंने, क्योंकि वर्षा कॉन्कर्ड ग्रीस, है ना। भारत में जब इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं के नाम है, तो इसका मतलब है कि उसका उपयोग भी होगा। बिल्कुल है। अगर आप देखेंगे ये बुद्ध की जीवनी जो है, तो उसमें आपको मिलेगा ये ललित विस्तर सूक्त है। तो उसका मैं आपको दे सकता हूँ। वो छपा हुआ है, देखेंगे आप किताब आर्यन रेस फैंटेसी, आर्यन रेस कॉन्क्वेस्ट रेपुटेशन। तो उसमें जो है तल्लक्षण तक गिनती है। अब तल्लक्षण से क्या होता है, आप लाख बार लेंगे तो आप गंगा नदी में जितनी बालू की रेत के जो कण हैं गिन सकते हैं। और फिर जो खूब बड़ा एक नंबर आता है, क्या है, परमाणु, याद नहीं आ रहा है मेरे को, बहुत बड़ा नंबर है, मैं देख के बता सकता हूँ। वो उस 10⁻108 ललित विस्तर सूत्र में 10⁻108 नंबर आता है। तो इससे दुनिया के सारे परमाणुओं की गिनती की जा सकती है। ये बुद्ध का तो कहना है। तो इस बुद्ध धरती को पे जो परमाणु। हाँ, ये चैलेंज दिया जाता है जब बाल बुद्ध की शादी होने वाली। हाँ। तो सब तरह से वो बताता है कि भाई स्विम कर सकता है, दौड़ सकता है, ये कर सकता है। तो फिर उसके कितना ज्ञान है उसकी परीक्षा होती है। तब उससे पूछते हैं कि भाई ये 100 करोड़ के आगे के संख्याओं के नाम बता सकते हो? तो वो गिनती करता है। तो ये सारी गिनती उसमें दी हुई है। और मैं देख के बता सकता हूँ 1 मिनट में, अगर आपको जानना है। लेकिन वो जरूरी नहीं है। जरूर आपका सवाल था कि यूज था कि नहीं, बिल्कुल यूज था। कि आप सब बालू के कण गिन सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप दुनिया के सारे परमाणु गिन सकते हो। आज की तारीख में हम सोचते हैं कि वो नंबर 10⁻80 है। ये लेकिन उससे बड़ा नंबर था, 10⁻108। तो तो ये जो जो माला में 108 जो मोतिया या रुद्राक्ष की माला में 108, उस अब उस पर मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहूंगा। वो उस पर मैं स्पेकुलेट नहीं, वो 108 उपनिषद है, 108, ये उस पर मैं स्पेकुलेट नहीं करना। देखिए, वो जो कुछ भी है वो सिंबॉलिक है, जो कुछ भी है उस पर मैं नहीं स्पेकुलेट। वो गणित की बात नहीं है, वो कुछ और चीज की बात है। नहीं, पर वो 109 भी हो सकता था ना, 110 भी वो हो हो सकता सकता था। है। अब मैं उस पर, मैंने कहा ना, उस पर देखिए स्पेकुलेट हम्म। स्पेकुलेट करके मिलेगा क्या? कि मेरा हम्म। ये है कि हम जो कर रहे हैं गणित, उससे कुछ फायदा होना चाहिए। हाँ। कैलकुलेट को अलग तरीके से सिखाएंगे तो हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ना चाहिए। हाँ, हम्म। हमको ये एआई में काम आना चाहिए, क्वांटम कंप्यूटिंग में काम आना चाहिए, सब चीज में काम आना चाहिए। तो मैं वो सोच के कर रहा हूँ कि ये बदलेंगे तो क्यों बदलेंगे। ये नहीं कि हमारा गर्व बढ़ेगा, लेकिन ये कि हमारे को बिल्कुल व्यावहारिक रूप से फायदा होगा। ये आप देखेंगे जैसे महावीर, महावीर का गणित सार संग्रह खोल के देखें तो उसमें सब किस्म कहाँ कहाँ गणित की उपयोगी होता है, इसकी बात होती है। सब चीज में, काम सूत्र से लेके व्यापार से लेके सब कुछ तक।
हाँ, ये अपना प्लानिटरी ऑर्बिट है, हम ग्रह गणित कर रहे हैं उसमें, तो सब चीज में ये गणित उपयोगी होता है। हाँ? तो म्यूजिक में, काव्य में, सब जगह गणित उपयोगी होता है। तो इस चीज का वर्णन है। तो हमको इससे उपयोगिता कैसे बढ़ेगी, अगर हम अपने तरीके से करेंगे तो उपयोगिता बढ़ेगी। ये बात कोई समझता नहीं है ना। तो उनको समझाने में कि ये कैसे होता है समझा चुका हूँ, लेकिन ये जो थियरी है इसकी कैलकुलस वगैरह की समझाने में तकलीफ है। लेकिन अभी प्राइमरी स्कूल पे ये जो है अंक गणित में, क्योंकि वो लोग नहीं समझ पाए, इसलिए हमको गणित कठिन लगता है और हम उनके तरीके से सिखाते हैं। अगर आप देखेंगे आज का सिलेबस प्राइमरी स्कूल का, तो पहले खाली 2 अंकों का दिखाएंगे, फिर ये करेंगे। लेकिन अगर आप स्थानमान प्रणाली से करते हैं तो आप एक साथ कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है कितने तक आप कर रहे हैं, क्योंकि तरीका एक ही है। खाली ज्यादा लंबा हो जाता है, कोई कंसेप्चुअल डिफिकल्टी नहीं। तो उपयोगिता के बारे में हम सोचें तो कुछ बात नहीं। तो अभी जितना भी गणित हो चुका है, उस पूरे उस पूरे गणित को भारतीय पद्धति से हम पूरा उसको खड़ा कर सकते हैं, आप ऐसा कह रहे हैं? सारा सोफिस्टिकेटेड देखिए, और अ, नहीं पूरा गणित नहीं, उसके देखिए ये वर्ड जरा एम्बिगुअस हो जाए। फॉर्मल मैथमेटिक्स अलग कर दें। उपयोगी गणित क्या है जो आप स्कूल में सीखते हैं, उसके आगे आप गणित की उपयोगिता, यही मैंने जो बताया कि जब मैं ये जो किया, जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे जो फंक्शनल एनालिसिस पढ़ाता था, तो उसकी क्या उपयोगिता है ये मेरे समझ में नहीं आई। और जब गया तो पता चला कि खाली स्कूल का गणित तक हम सारे जो एप्लीकेशन है नेशनल इंपॉर्टेंस के, स्पेस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सारे के सारे चीज बड़े आसानी से स्कूल के गणित से हो जाते। तो ये जो है स्कूल का गणित, जो अंक गणित है, जो अलजेब्रा है, जो ट्रिग्नोमेट्री है, जो ज्योमेट्री है, और जो कैलकुलस, कैलकुलस है। हाँ। स्टैटिस्टिक्स, ये सब हिंदुस्तान से। अब वो और भी कहीं हुआ होगा, ट्रिग्नोमेट्री हुई होगी बेबीलोन में, मेरे को उससे नहीं करना है, लेकिन पश्चिम में हमारे यहाँ से ये हमें मालूम है। जैसे कि साधा ट्रिग्नोमेट्री क्या हुआ कि आपको मालूम होगा साइन जो शब्द है कहाँ से आया। तो साइन शब्द जो है ये आया टोलेडो में, जो उन्होंने ट्रांसलेट किया। तो अरबी उनको ग्रंथ मिले बहुत सारे, तो उनको मास ट्रांसलेट किया 1125 में। तो जब ये मास ट्रांसलेट किया तो उसमें जो शब्द था वो था ज और ब। वो कैसे था कि हिंदुस्तान में उसको जीवा बोलते थे साइन, और जीवा जब अरबों के पास गया तो जीबा बन गया। तो जीबा था तो ये वॉवल्स नुक्ता सिस्टम नहीं था उस समय, तो इसलिए वॉवल्स को छोड़ के कॉन्सोनेंटल स्केलेटन ज और ब लिख दिया। तो ज और ब को कैसे इंटरप्रेट करना, जो ट्रांसलेट कर रहे थे वो ज्यूस थे मुजारफ से, तो उनको मैथमेटिक्स नहीं आता था। उन्होंने कहा ज ब क्या होगा, जेब जेब, तो जेब होगी, और जीबा के जगह जेब मान लिया, तो गलत वॉवल्स लगा दी, तो जीबा बन गया, जेब बन गया। तो जेब क्या है, ये कपड़े को फोल्ड करके बनती है जेब, तो फोल्ड है साइनस, उसका लैटिन ट्रांसलेशन हो गया साइनस, और वही ट्रांसलेशन हम यूज करते हैं। अब देखिए साथ साथ कि ये ट्रांसलेशन बेवकूफ है, लेकिन हम उसको इस्तेमाल करते हैं, सोचते नहीं इससे, लेकिन पता चलता है कि हिंदुस्तान से। लेकिन दूसरी चीज ये है कि कंसेप्चुअल एरर, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, ये ट्राइंगल से रिलेटेड नहीं है। आप कोई भी हिंदुस्तानी ग्रंथ देखेंगे तो उसमें सर्कल पे आता है, सर्कल मेट्री होना चाहिए, क्योंकि ज्या क्या है, ज्या तो कॉर्ड हो गया, इसका सर्कल से संबंध है, ट्राइंगल से संबंध नहीं है। अगर हमको स्फेरिकल ट्राइंगल्स करना है तो कैसे करेंगे, तो साइन 90 डिग्री के ऊपर आएगा ही नहीं, अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल लेके प्लेन ट्राइंगल्स में कर रहे हैं तो ये जो गलतियां हैं हम उनकी नकल करते हैं, और इसको ठीक करने के बारे में हम नहीं सोचते, क्योंकि भाई नेता बताएगा क्या करना, बाबू बताए, नेता को मालूम नहीं है, बाबू को मालूम नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा बोलेगा कि इसको बुला लो, उसको पश्चिमी यूनिवर्सिटी से बुला लो, उन्हीं को मालूम है सब कुछ, ये मान के चल रहे हैं। तो आपका सुधार होना, उद्धार होना बहुत मुश्किल है। जब ये मान के गलत चीज मान के चल रहे हैं तो उससे बचना बहुत मुश्किल है। तो ये हिंदुस्तान से गया, तो सारे गणित की जो बात कर रहे हैं, जो सारा यूजफुल गणित है वो इसमें हो जाएगा।
आपको उसके आगे कुछ नहीं करना है। क्या करना है आज की तारीख में एआई में? आपको क्या करना है? आपको स्टैटिस्टिक्स करना है, डेटा साइंस करना है। हम्म, तो मैं यहाँ से गया, सैम्पलिंग थियरी यहाँ से गई। मेरे एक पेपर है प्रोबेबिलिटी इन एंशिएंट इंडिया, कि महाभारत में ये इसका जिक्र है, कैसे सैंपल किया जाता है। जब नल और दमयंती की कहानी है, उसमें जब वो नल जा रहा है, क्योंकि दमयंती जो है बिछड़ जाती है नल से, और हम्म, फिर वो, हाँ, वो अपना उसका दोबारा से विवाह होने वाला है, तो स्वयंवर का वो करती है, ऐलान करती है स्वयंवर का। तो नल जा रहा रहता है, और उसके साथ में ये जो अयोध्या का राजा रहता है, वो जा रहा है। वो अयोध्या के राजा में के साथ उसने नौकरी कर ली होती है। तो वो जाते जाते ये अक्ष जो है इनके इस झाड़ के पास में आते हैं, तो वहां पे वो अपना शेखी भगाता है। वो अपना बोलता है, देखो ये यहाँ पे 2020 फल लगे हैं। तो नल बोलता है, कैसे लगे हैं? काट के देख लो। बोलता है, ठीक है, मैं रुक जाता हूँ, काट के देखता हूँ। तो अब ये घबरा जाता है, क्योंकि इसको भी जाना है स्वयंवर के लिए, देर हो जाएगी तो पहुंचेंगे नहीं। उसको मालूम है खाली नल पहुंचा सकता है वो स्वयंवर पे। इसलिए इस समय किया जाता है कि खाली एक जन वहां से जा सकता है अयोध्या से, जिसको कि इतना तेज घोड़े चलाना आता है, रथ चलाना आता है। तो वो नल है। तो इसलिए वो बोलता है, मैं रुकूंगा। ये बोलता है, नहीं भाई, तुम ले जाओ, मैं बता देता हूँ कैसे किया, वगैरह वगैरह। तो स्टेटिस्टिक्स से कैसे करते हैं, सैम्पलिंग करके ये बात आ जाती है। और ये आपको मालूम है, महाभारत में गेम ऑफ डाइस तो है ही, है हम्म, ना अपना। शकुनी, तो हाँ। हाँ, तो वो सब दूर आता है, और वो नल के साथ भी होता है, युधिष्ठिर के साथ भी होता है। तो फेयर डाइस का है कि भाई शकुनी जो है वो फेयर गेम नहीं खेल रहा है। फेयर गेम क्या होता है ना? जब आपके पास में फेयर गेम है, जब आपके पास अनफेयर गेम है, तो फेयर गेम का भी कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए। हम्म, उसके हम्म, बगैर अनफेयर गेम का कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। तो दैट बिकम्स थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये मैंने बताया है अपने पेपर प्रोबेबिलिटी इन एंशिएंट इंडिया में। तो ये इसकी कोई सीरीज है, फिलोसफी ऑफ प्रोबेबिलिटी, हैंडबुक ऑफ फिलोसफी ऑफ प्रोबेबिलिटी। उसमें कई साल पहले छपा था। तो ये जो चीजें हैं, ये आपका एआई में डेटा साइंस लगेगा। आप क्वांटम कंप्यूटिंग में करना है, उसके लिए तो थोड़ा अलग चीज लगती है। लेकिन उसमें जो लॉजिक है, क्वांटम लॉजिक है। क्वांटम लॉजिक जो है उसको मैंने बुद्धिस्ट लॉजिक उसी पेपर में कनेक्ट किया है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी किसमें डिफाइन करते हैं? लॉजिक पे डिफाइन करते हैं, सिग्मा अलजेब्रा पे नहीं। वो तो हमको आजकल सिखाते हैं, गलत सिखाते हैं। फॉर्मल मैथमेटिक्स में सिखाते हैं, कॉस्मोग्राफ के एग्जाम सिखाते हैं। लेकिन एक्चुअली कहाँ डिफाइन होती है? लॉजिक ऑफ सेंटेंसेस पे डिफाइन। तो किस तरह के सेंटेंसेस हैं? तो क्वांटम लॉजिक हम लेंगे तो वो टू वैल्यूड लॉजिक नहीं है। जैसे कि आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू दैट स्लिट एंड पासेस थ्रू दिस स्लिट, passes through both maybe, because you see a diffraction pattern, so you see an interference pattern on the other side. तो ये जो चीज है, इसके कारण जो बुद्धिस्ट लॉजिक है वो क्वाज़ी ट्रुथ फंक्शन। अब हमारे जो एक यूजीसी के चेयरपर्सन थे, बड़े फेमस थे, उन्होंने कोशिश करी है, वो उनके कोई उसने कि जैन लॉजिक में भी लाइट ट्राई करेंगे, थ्री वैल्यूड लॉजिक। लेकिन वो तो राइटनबार्ग की थियरी थी, वो तो फेल हो गई। मालूम ही नहीं था, उनके चमचे को भी नहीं मालूम था। तो ये जो बात है कि चतुष्कोटि, चतुष्कोटि अस्यागम, तो चतुष्कोटि से ये जो क्वाज़ी ट्रुथ फंक्शनल लॉजिक है, ये आ जाती है, जो कि क्वांटम प्रोबेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब उससे आपकी सारी मैथमेटिक्स की थियरी बस्ट हो जाती है, क्योंकि आप ये मान के चलते हैं कि एक ही लॉजिक है, भगवान ने बनाई है, लॉजिक बाइंड गॉड। अब ये उन्होंने बोल दिया, हमने बेवकूफ के समान मान लिया। So logic does not bind God. There is no unique logic. There is logic is not culturally universal. Logic is not this logic है, चतुष्कोटि है, शास्त्रवाद है, and it is not empirically certain. Empirical logic कौन सी है? टू वैल्यूड नहीं है। क्वांटम लॉजिक है, आप देख रहे हैं, empirical एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो टू वैल्यूड नहीं है। तो लॉजिक इज नॉट ट्रू वैल्यू, तो आपके प्रूफ्स का कोई मतलब ही नहीं। इवन लॉजिक इज नॉट सर्टन, आप छोड़िए, उसमें गलती होती है, वो होता है, वो छोड़। तो लॉजिक इज नॉट सर्टन। यहाँ पे हमारे पास में उदाहरण है
और एम्पिरिकल भी है। तो ये सब चीजें जो है आ जाती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सारे के सारे जो आपको प्रैक्टिकल काम करना है वो आपको इस गणित से हो जाएंगे। आपको फॉर्मल मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है। फॉर्मल मैथमेटिक्स से कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। एक और एक दो प्रूव करने के लिए इतनी कॉम्प्लेक्सिटी जो बर्ट्रांड रसेल ने 372 पेज दिए, यानी ये तमाशा है। कौन उसको प्रूफ को चेक कर सकता है? कौन कह सकता है इनफैलिबल प्रूफ है? खाली आप उसके अथॉरिटी है, उसको नोबेल प्राइज मिली इससे सही होगा। वो नोबेल प्राइज वालों को देखा क्या? वो चेक किया क्या उन्होंने? उनको आता है नहीं, उतना चेक करना? अभी तो स्थिति इतनी खराब हो गई है कि आप जो जर्नल में पेपर भेजते हैं उसका डेरिवेशन भी लोग चेक नहीं करते हैं। नहीं चेक करते हैं, कोई चेक नहीं करता है, तो बस ये मान के चलते हैं। तो हाँ मान हाँ। के चलते हैं तो आपने उनकी अथॉरिटी मान ली तो इस तरह से हुआ है, लेकिन वो करेक्ट है कि रॉन्ग है ये भी नहीं मालूम। लेकिन वो वाहियात है। उससे हम्म, आपकी उपयोगिता, अगर आप जाते हैं, हाँ आप अब मैं क्या कहूँ, बनिए की दुकान कहूँ, बनिए की दुकान में जाते हैं तो आपको किराने की दुकान में जाते हैं तो आपको ये 372 पेज के प्रूफ से कोई फायदा नहीं होगा, आपकी उपयोगिता नहीं बढ़ेगी। तो ये क्यों दिया? से क्या फायदा हुआ? उनको फायदा हुआ कि भाई वो एग्जाम बनाएंगे। एग्जाम जो बनाता है वो मैथमेटिक्स के नॉलेज को कंट्रोल करता है, क्योंकि हम कहेंगे हमने रियल नंबर बनाया, आप कैलकुलस पढ़ाओ रियल नंबर से, ये जरूरी है, सब सब उनकी नकल कर। तो ये मास में लोगों को बेवकूफ बना दिया है, इस तरह से करते हैं। लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। जैसे एक बर्ट्रांड रसेल के प्रूफ की या सेट थियरी की जरूरत नहीं है किराने की दुकान में, वैसे ही फॉर्मल मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है। जैसे सीडैक में पता है, रॉकेट हमको भेजना है, हमने इसरो का रॉकेट भेजा, मून पे गया, तो उसमें क्या इस्तेमाल करते हैं? कंप्यूटर पे काम करते हैं। तो वो रियल नंबर नहीं यूज करता है, कंप्यूटर लिख ही नहीं सकता, बना ही नहीं सकता, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यूज करता है ना। आपके पास है ही नहीं, कैपेसिटी ही नहीं है कंप्यूटर में, फाइनाइट मेमोरी है। ट्यूरिंग मशीन नहीं है, कंप्यूटर है। तो फाइनाइट उसकी मेमोरी है, तो वो रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकता रियल नंबर को, एक रियल नंबर को भी नहीं रिप्रेजेंट कर सकता। तो वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यूज करता है। तो वो कर ही नहीं सकता है, लेकिन तो उसकी जरूरत नहीं है किसी भी चीज में। हर एक चाप आपके सारे जो एप्लीकेशन है सब कंप्यूटर पे होंगे, आपको कहीं पे भी फॉर्मल मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है आपके ऊपर। लेकिन ये हरे बिठा के रखा है कि इससे कुछ छूट रहा है आपका, और आपके दिमाग में ये वहम है कि उसकी नकल करने से आप भी आगे बढ़ोगे, क्योंकि वो आगे बढ़े। लेकिन वो कब आगे बढ़े? 19th सेंचुरी तक डिमॉर्गन को नेगेटिव नंबर नहीं मालूम थे, ऋण संख्या क्या होती है उसको नहीं मालूम था। गधे के समान उसने बोला कि जो ऋण चीज हो ही नहीं सकती। उसने नहीं, बहुत सारे लोगों ने बोला। फिबोनाची के टाइम से चले आ रहा है, और ख्वारिज़मी ने भी नहीं ऋण संख्या नहीं इस्तेमाल की। तो ये 900 साल तक इस तरह की गधागिरी करी, हम सोचते हैं कि उन्होंने बहुत उत्कृष्ट काम किया। अब ये बात लोगों तक कैसे पहुंचे, ये बात, ये मुश्किल काम है। उनके समझ में कैसे आए? पहुंचा देंगे, समझ में कैसे आए? उनके दिमाग में ये बात नहीं, नहीं कुछ गलती हो सकती है, ये कौन है बोलने वाला, ये क्या बोल रहा है, हम कैसे, सब लोग तो दूसरा कर रहे हैं, वो सब गलत है क्या? है गलत, ऐसा ही होता है। पर पर उसका एक दूसरा साइड भी है। जैसे कि अभी कुछ समय पहले भारत के एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट ने एक बयान दिया कि उन्होंने कहा कि न्यूटन की महानता इस बात में है कि उन्होंने ग्रेविटी को क्वांटिफाई किया। G m1 m2/r² इनवर्स स्क्वायर लॉ दिया, और जिसके आधार पे हम सेटेलाइट को भेज पाए। भाई इतना स्पीड से अगर फेंकोगे तो वो जो है ग्रेविटी के बाहर निकल जाएगा। इस पे आप क्या कहते हैं? कि देखिए, इसमें मैं पब्लिकली कह चुका हूँ, मैं नाम ले लूं वर्मा जी का। हाँ हाँ। तो HC वर्मा, हाँ हाँ। तो मैं ट्विटर पे इसका जवाब दे चुका हूँ। देखिए, एक बात तो सही है कि अगर हम खाली गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं तो उससे थियरी ऑफ ग्रेविटी नहीं बनती। ठीक है ना, आकर्षण था। अभी आकर्षण का वोल्टेयर मजाक उड़ाता है, उसकी बात छोड़। लेकिन देखिए, आकर्षण कई तरह के हो सकते हैं। अगर आप वो वैशेषिक सूत्रों में देखेंगे तो जो गहना है, चोर का उसकी तरफ आकर्षण होता है। उसका क्या कारण है? तो बोलेगा अदृश्य का, अदृश्य खाई नहीं देता है। या फिर चुंबक, चुंबक पत्थर होता है, वो सुई को चिपका देता है, उसका आकर्षण होता है। इसका भी है। इसका क्या कारण है? क्योंकि दोनों के बीच में संयोग नहीं है, कांटेक्ट नहीं है। ये संयोग जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्शन बाय कांटेक्ट है, ये हिंदुस्तान से है। एरिस्टोटल
था नहीं, एरिस्टोटल में नहीं है, वो जो अरबिक ग्रंथ को इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ से गए और फिर डेकार्ट ने उसको यूज किया। और ये न्यूटोनियन फिजिक्स में एक्शन बाय कांटेक्ट नहीं है, एक्शन एट ए डिस्टेंस है। खैर, मैं जो बोल रहा था कि अगर हम ये बात करें, उनकी बात करें, हम ये सब चीजें छोड़ देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, कि इसके पहले ईथर था, आकाश, ईथर यानी स्काई, है ना, आकाश। जो आकाश शब्द है जो इस्तेमाल होता है वैशेषिक सूत्र में, न्याय सूत्र में, वहां से आया। खैर, उसकी बात करना चाहिए, करते नहीं है। लेकिन ये जो उन्होंने कहा कि खाली गुरुत्वाकर्षण से बात नहीं बनती, सही। हमको ये भी मालूम था कि पृथ्वी गोल है, बल्कि अगर हम देखेंगे वटेश्वर या लल्ल बोलते हैं, साफ साफ बोलता है वटेश्वर कि भाई ये मतभेद था कि पृथ्वी गिर क्यों नहीं जाती। तो ये पूछता है कि कहाँ से गिरेगी, ये जो चीजें हैं सब पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र पे की तरफ गिरती है। आप इस तरफ जाओ, उस तरफ जाओ, कहीं पे भी जाओ, सब पृथ्वी के केंद्र की तरफ गिरती। तो आप अगर स्पेस में हो तो वो पृथ्वी किस तरफ गिरेगी, क्योंकि उसको गिरने के लिए खाली उसका केंद्र ही है, केंद्र की तरफ गिर सकती है, तो गिर ही नहीं सकती, वो वहीं पे खड़ी है। तो ये जो बात है, ये वटेश्वर कहता है, और बहुत सारी चीजें कहता है। तो इतना उनको मालूम था कि खाली ये आकर्षण ऐसा नहीं है, वो केंद्र की तरफ जाता है, लेकिन ये क्वांटिटेटिव नहीं था, ये बात मैं मानता हूं। तो क्वांटिटेटिव यानी उसका हमको अब उसको क्या कहेंगे, उसको मात्रात्मक तो नहीं कह सकते क्योंकि उसमें आत्मा भी घुस गई है, मात्र हम क्वांटिटेटिव ही शब्द इस्तेमाल करें, है ना। तो क्वांटिटेटिव था, ये मैं मानता हूं, इसमें कोई, इसमें मतभेद नहीं है। लेकिन जो दूसरी चीज उन्होंने कही, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ न्यूटन की नहीं है। हुक और न्यूटन के बीच में लड़ाई हुई है, देखिए मेरी किताब में भी है, मेरी जो टाइम टुवर्ड्स अ कंसिस्टेंट थियरी है, कि हुक और न्यूटन के बीच में, हुक ने पहले किया, आप ये कह सकते हैं कि हुक फर्स्ट नहीं था, उसके भी पहले बहुत लोगों ने कहा होगा। लेकिन इनवर्स स्क्वायर लॉ जो है वो न्यूटन की नहीं है। न्यूटन का क्या है उसको जरा वो करें, क्योंकि क्या है, मेरा ये कहना है कि मैकाउले ने क्या कहा कि पश्चिमी आपको पश्चिमी एजुकेशन चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि आपके पास में ज्ञान नहीं, विज्ञान में हम बहुत आगे हैं, तो विज्ञान पाने के लिए आपको चाहिए, पश्चिमी शिक्षा चाहिए। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, हमको साइंस नहीं मिला, हमने हमको साइंस के झूठे देवता मिले, जिनकी हम भक्ति करें, जिनका हम श्रद्धा करें। तो ऐसे साइंस नहीं होता है, श्रद्धा से नहीं होता है साइंस, साइंस क्रिटिकल अप्रोच से होता है। तो ये जो न्यूटन के बारे में श्रद्धा आ जाती है, ये बिल्कुल गलत है। तो ये श्रद्धा हमको एक तरफ रखना है, उसका साइंस से कोई मतलब नहीं है। न्यूटन के फिजिक्स फेल हो चुका है 100 साल पहले, ये श्रद्धा लेके क्यों चल रहे, क्योंकि श्रद्धा हमको सिखाई कि वो देवता की पूजा करना है। अगर हम उसके खिलाफ बोले तो आप देवता के खिलाफ बोल रहे हैं, आप बाबरी मस्जिद को गिरा दिया, यानी आपने जो सेक्रेट ग्राउंड है उस पर आपने अत्याचार किया, ऐसा हो जाता, ऐसा रिएक्शन होता कॉलोनाइज माइंड। तो ठीक है, तो ये जो बात है, इनवर्स स्क्वायर लॉ न्यूटन की नहीं थी। अब न्यूटन का क्या एक्चुअल कंट्रीब्यूशन था ये तो देखें। तो जब तक वो नहीं देख सकते, क्योंकि वो इनवर्स स्क्वायर लॉ, जो केपलर के जो ऑर्बिट्स थे वो एलिप्टिकल ऑर्बिट थे, वो केपलर के देते हैं, केपलर कहाँ से देखा। अब केपलर ने कहाँ से, वो केपलर तो अंधा था, लगभग अंधा था, कहाँ से उसने अवलोकन किया। ऊपर देखना कोई आसान है, मेरे को नहीं दिखते हैं चश्मे के साथ, कैसे देख लिया उसने, कैसे इतना सब स्टडी किया, उसने नकल की। हिंदुस्तान से जो टेक्स्ट गए, टाइको ब्राहे के पास गए, और टाइको ब्राहे के पास गए तो टाइको ब्राहे का जो मॉडल है, प्लानिटरी मॉडल है, वो नीलकंठ का मॉडल, जिसमें सारे के सारे जो ग्रह हैं वो सूरज के तरफ तरफ घूम रहे हैं, और वो हेलियोसेंट्रिक नहीं है, ये टाइकॉनिक बोलते हैं उसको। और वो सूरज और ग्रह चारों पृथ्वी के तरफ घूम रहे हैं। अब आप ये कहो, आपको मैं अगर मॉडल दिखा सकता तो बहुत अच्छा होता, कि अगर आप ये मॉडल देखो और आप हेलियोसेंट्रिक मॉडल देखो, दोनों के बीच में आपको फर्क नहीं पता चलेगा। जो एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन है, टेस्ट करोगे आप, थियरी एग्जैक्टली वही रहेगी, क्योंकि आप कहाँ से टेस्ट करोगे, आप पृथ्वी की सतह से टेस्ट करोगे। कम से कम 50 साल पहले तक या 100 साल पहले तक आपके सारे ऑब्जर्वेशन पृथ्वी से होते थे। तो उसको टेस्ट वहां से करोगे तो आपको, यू हैव टू गो टू अ जियोसेंट्रिक थिंग। अब हेलियोसेंट्रिक थियरी इज रॉन्ग,
को टाइप्स एक्सप्लेन करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बैरिसेंट्रिक थियरी चाहिए। ऐसी कोई चीज है आपके, पहली चीज आप न्यूटन एंड फिजिक्स में पढ़ते हो, टू बॉडीज दे डोंट गो अराउंड ईच अदर, आई मीन दे गो अराउंड द बैरिसेंटर। इट इज नॉट हेलियोसेंट्रिक थियरी, ऑब्वियसली रॉन्ग, सीधी सी बात है। तो ये सोचते ही नहीं है लोग। अब आपको टाइप्स एक्सप्लेन करना है, उसके लिए बैरिसेंट्रिक मोशन चाहिए, सोचते ही नहीं है। तो ये मेरा कहना है कि अभी हम न्यूटन के फिजिक्स की बात करें तो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स हिंदुस्तान से गए, टाइको ब्राहे के पास गए, और टाइको ब्राहे को शायद केपलर ने उसका उसका मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया, उसके कागजात लेके भाग गया। अब मर्डर किया नहीं किया मेरा नहीं कहना है, किसी और लोगों का कहना। उन्होंने किताब लिखी है ना, ये सेलेस्टियल इंट्रिक्स करके, कि टाइको ब्राहे ने ऐसा किया, वो केपलर ने ऐसा किया, और उसकी नौकरी उसको मिल गई। खैर, तो मेरा ये कहना है वो अवलोकन नहीं कर सकता था। टाइको ब्राहे के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, मेसनरी इंस्ट्रूमेंट थे, इमारत से बने थे, वो बहुत खराब थी उनकी मेसनरी, बहुत खराब थी। अगर आप देखेंगे, ये कुस्को में बहुत सुंदर उदाहरण है इसका, मैं अपने एक आध वीडियो में दिखा चुका हूँ, कि आप देखोगे जाके वहां पे इनका टेम्पल है, और इनका टेम्पल के ऊपर उन्होंने नीचा दिखाने के लिए चर्च को उसके ऊपर खड़ा कर दिया। तो चर्च की जो मेसनरी इतनी भद्दी है, 15th सेंचुरी की पोर्चुगीज मेसनरी, और जो इनका टेम्पल है इतनी सुंदर उसकी मेसनरी है, तो वो एक्यूरेसी चाहिए, तो एक्यूरेसी नहीं थी उसके इंस्ट्रूमेंट। तो ना टाइको ब्राहे कर सकता था, ना कपलर कर सकता था, तो ये बाहर से आए। खैर, तो ये तो हो गई एलिप्टिकल ऑर्बिट्स की बात। अब ये एलिप्टिकल ऑर्बिट्स हम मान के चले, न्यूटन ने क्या किया, क्योंकि न्यूटन को मालूम था कि ये एलिप्टिकल ऑर्बिट्स इनवर्स स्क्वायर लॉ से नहीं हो सकते डायरेक्टली, जैसे हुक ने किया, सर्कुलर ऑर्बिट्स होते। तो न्यूटन का ये था कि जो चीज हुक ने सर्कुलर ऑर्बिट्स के लिए की, वो उसने एलिप्टिकल ऑर्बिट्स के लिए कर दिखाई। अच्छा, वो कैसे कर दिखाई? इसलिए कर दिखाई कि उसके पास कैलकुलस था। कैलकुलस कहां से आया? जब ये लोग नेगेटिव नंबर नहीं समझ पाए 19th सेंचुरी तक, उनके टॉप पीपल, ऑयलर नहीं समझ पाया। ऑयलर बोलता है -1 लेस देन 0 बट -1 ग्रेटर देन इंफिनिटी, ऐसा बकवास करता है, क्योंकि उसका ऑयलर मेथड जो है आर्यभट्ट से चोरी किया गया। तो वैसे ही जब ये हम इसकी बात कर रहे हैं कैलकुलस की, कैलकुलस हिंदुस्तान से चोरी हुआ तो न्यूटन के नहीं समझ में आया। बहुत सारी चीजें गई, तो गया, पहले गया वो केपलर के पास था, फिर गैलीलियो के पास था, उसके स्टूडेंट कैवेलियरी के पास था, फर्मा के पास था, फिर ये बहुत सारे लोगों के पास था। उन्होंने कुछ कुछ कहा, और न्यूटन ने एक्नॉलेज किया, नहीं बोलता कि मैंने इन्वेंट किया, क्योंकि वो क्रिश्चियन डिस्कवरी, ठीक है, गैर क्रिस्तानी लोगों के साथ में कुछ भी झूठ कर सकता है। वो बाय द वे वो बोलते हैं महान, कैसा महान? वो तो गुलाम गुलाम के व्यापार में उसका निवेश था न्यूटन का। क्या महान आदमी का लक्षण है? हाँ, वो सुपरस्टिशियस था। उसने लिखा कि इजिप्शियंस आर वेन, वो बोलते हैं कि द टाइम ऑफ हिस्ट्री गोज बैक टू बिफोर द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड बाय अकॉर्डिंग टू द बाइबल। अच्छा, वो सुपरस्टिशन आपके फिजिक्स में भी आता है, वो था लॉज ऑफ मोशन। हम उसको न्यूटन के नियम क्यों बोलते हैं? कानून बोले ना। लॉज का आपका ट्रांसलेशन नियम होता है, कानून होता है। किसने बनाया कानून? क्योंकि नियम तो कोई भी बना सकता है, कानून किसने बनाया? गॉड ने बनाया। और ये उनकी थियोलॉजी है। एक्वाइनास कहता है गॉड रूल्स द वर्ल्ड विथ लॉज ऑफ नेचर, लॉज हैं, लॉज मेड बाय गॉड। तो हम क्यों नहीं बोलते? बोलने में क्यों शर्म आती है? क्योंकि आपको मालूम है कि वो बकवास। द मोमेंट आप उसको हिंदी में कहोगे कि हम प्रकृति के कानून की बात करें, किसने बनाया कानून, तो ये बकवास जो है आ जाता है सामने, इसको दबाने के लिए हम उसको नियम बोलते हैं। किसने ट्रांसलेशन किया? किसी ने भी किया, और हमने उसको प्रचलित कर दिया, और गलत बात है। खैर, तो अब ये लॉज ऑफ नेचर हम छोड़ दें, हम इसका न्यूटन के सुपरस्टिशन छोड़ दें, हम ये आ रहे थे एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में क्योंकि उसके पास में कैलकुलस था, चोरी करके आया, कैसे भी आया, वो उसने यूज करके प्रूव किया फॉर एलिप्टिकल ऑर्बिट्स व्हाट वाज अर्लियर नोन फॉर सर्कुलर ऑर्बिट्स। ये उसका वो था कंट्रीब्यूशन।
तो हम ऐसा कहेंगे तो मैं मानूंगा भाई क्वांटिटेटिव था ठीक है, लेकिन क्या था एग्जैक्टली क्या था ये बोले ना, बोले कि वो स्लेव ट्रेडर था, बोले कि वो सुपरस्टिशियस था, बोले कि वो सुपरस्टिशन आपके न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की टर्मिनोलॉजी में आ गया, ये सब बोले और फिर उसको श्रेय दें कि उसने क्या एग्जैक्टली किया। तो मेरे को कोई उस पर ऑब्जेक्शन नहीं कि एक तरफ से आप बोलेंगे ये तो गलत है और दूसरे तरफ से नहीं बोलेंगे वो तो ठीक है, जो गलत है माफ, वो गलती माफ, सब गलती माफ, ऐसा कैसे? अब सच्चाई बोले, दोनों तरफ से सच्चाई बोले। तो इसलिए मेरा मत था कि भाई जो आप उनकी श्रद्धा ना करें, श्रद्धा बहुत, न्यूटन ने फिजिक्स फेल हो गया, 100 साल हो गए फेल हो गया, अब ये भी तो बात बोले ना क्यों फेल हो गया। भाई आप कहें कि ठीक है गुरुत्वाकर्षण नहीं चलता है तो ये भी तो फेल हो गया, इनवर्स स्क्वायर लॉ भी तो फेल हो गई, कहाँ चलती है गैलेक्सी में? आप देखें गैलेक्सी में स्टार्स का रोटेशन देखें बिल्कुल नहीं फिट करता है, सब इंक्रीज होते जाता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ नहीं फॉलो करता है। उसके लिए आप हाइपोथेसिस इन्वेंट करें, वो तो किसी भी के लिए कर सकते हैं। एक आपकी थियरी गलत हो गई तो आप फैंटेसी इन्वेंट कर देंगे, तीसरी कर देंगे, चौथी कर देंगे, पांचवी कर देंगे, जितना करते जाएंगे। तो ये सब चीज नहीं बोलना और फिर ये बोलना, यानी ये हमको जो मैकाले ने सिखाया कि आप श्रद्धा करो, आप उनकी नकल करो, ये गलत है, ये बहुत गलत है, इससे हमारा नुकसान होता है। इसलिए मैं उसके खिलाफ कि भाई हम कहें सच्चाई कहें लेकिन दोनों तरफ से सच्चाई कहें, ये बहुत जरूरी है। तो इससे मत तो हाँ, तो दो बात हो गई। एक तो कि भारतीय गणित सही मायनों में श्रेष्ठ है, मतलब हम भारतीय हैं इसलिए हमारा हमारा चीज श्रेष्ठ है, ऐसी बात नहीं है। एब्सोल्यूट सेंस में वो श्रेष्ठ है, एक तो आप ये कह रहे हैं। दूसरा कि हमारी जो हीन भावना है इतने सालों सालों की, और इनका जो पश्चिमी सुप्रीमेसी या वाइट सुप्रीमेसी जो है, आप ये कह रहे हैं कि वो भी टूटेगी अगर हम सही तस्वीर जो है अपने लोगों के सामने ले पाए और लोग उसको समझें। आप पूरी सच्चाई सामने ला। जो उसकी खामियां थी कि वो स्लेव ट्रेडर था ये भी बताया, महान आदमी नहीं था। हाँ बहुत दुख होता है उसको महान आदमी कहते हैं, ठीक है उसने किया, ग्रेविटी में काम किया, फिजिक्स में क्या किया उसने, बेसिकली कैलकुलस क्या था, वो सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम ऑफ न्यूटन एंड फिजिक्स, द प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। हम्म। कैसे करते हैं वो आर्यभट्ट की टेक्निक से करते हैं। तो वो उसने लिया, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ क्रिश्चियन डिस्कवरी लगा दी, बोला मैंने इन्वेंट किया। अरे भाई किसने डिस्कवर किया? उसने डिस्कवर किया। लाइबनिज ने कैसे सारे के सारे जो उनको नेगेटिव नंबर्स नहीं आता था, जो अरिथमेटिक से स्ट्रगल कर रहे थे, एक्सचेकर चल रहा था उनका, टेबल अरिथमेटिक कर रहे थे, कहां से उन्होंने कैलकुलस बना लिया। तो ये जो बात है, इनको अगर पूरी सच्चाई सामने लाए तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सब बातें आ जाएंगी। और श्रेष्ठता जो है वो कभी आप, अगर हम वो सोचते हैं कि गणित, पाश्चात्य गणित या पाश्चात्य, उसको क्या बोले, पाश्चात्य नहीं उसको क्या फॉर्मल के लिए क्या टर्म बोलते हैं उसके लिए, फॉर्मल मैथमेटिक्स अगर वो सोचते हैं, एक्सियोमेटिक मैथमेटिक्स अगर वो सोचते हैं श्रेष्ठ है, तो वो पब्लिक में डिस्कस करने से इतना डरते क्यों हैं? 10 साल से मैं चैलेंज दे रहा हूं, कोई आने को तैयार नहीं है। अभी हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया अभी, अब देखिए सब भाग जाते, सबको बुलाया, मैं उनके घर जा रहा हूँ, केप टाउन यूनिवर्सिटी, सब भाग जाते। सेंटर फॉर अप्लाइड मैथमेटिक्स में 2 साल, 2 महीने तक, 3 महीने तक हर रोज वहां पे मैं लंच करता था, कभी कभी ब्रेकफास्ट करता था, कोई एक डिस्कस करने को तैयार नहीं। तो ये बहुत ही पैथेटिक चीज है इसका कि क्या हम कारण है? ये श्रेष्ठता की बात करते हैं लेकिन डिस्कस नहीं करेंगे, हम खाली लिख के देंगे आपको, आप मान लो। डिस्कस करें ना, मैं तैयार हूँ, कोई एक जन को खड़ा करे जो कि फॉर्मल मैथमेटिक्स सिखाता है, मैं कितने सालों से बोल रहा हूँ, आप कैलकुलस सिखाते हैं रियल नंबर्स के साथ, तो आप डिस्कस करें आके पब्लिक में, क्यों चाहिए रियल नंबर्स कैलकुलस के लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग रिटायर हो गए, आएंगे नहीं सामने, रिटायरमेंट के बाद भी नहीं आएंगे। खाली एक जन जो है MS रघुनाथन, टॉप मैथमेटिशियन है, पद्म भूषण है, वो कॉफी टेबल के ऊपर बात हो पाई, रिकॉर्ड करके रखे मैंने मिनट्स, है नहीं कोई आर्ग्यूमेंट। ये प्रॉब्लम, लेकिन कम से कम उसको इतना तो मैथमेटिक्स समझता है, फॉर्मल मैथमेटिक्स। बाकी लोगों को फॉर्मल मैथमेटिक्स भी नहीं आता। बहुत बुरे हाल है। हम खाली ये अंधविश्वास में चल रहे हैं, अंधविश्वास में कि भाई पश्चिम में जो कुछ भी हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, उसी की हमको नकल करना चाहिए, जिंदगी भर हम नकलची बंदर बन के बैठे रहेंगे। कोई उसको
बदलने की कोशिश भी नहीं करता है। चर्चा तो करें, चर्चा से इतना क्यों डरते हैं? चर्चा से क्या हो जाएगा? कोई पहाड़ गिर जाएगा उनके सर पे? इतना क्यों डरते हैं? 10 साल से बोल रहा हूँ, 10 साल से मैं मीटिंग ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई नहीं आता है, सब भाग जाते हैं। आप कोशिश भी, कोई एक जन जो पढ़ाता है कैलकुलस आ जाए सामने, एक चर्चा हो जाए। तो एनीवे ये स्थिति है, तो इससे एक्सेप्ट करने में हमको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि फायदा होगा। ये भी मैं बता चुका हूँ कि जो हमारी विधि से जो करते हैं उसमें कई नए फीचर्स हैं, जैसे कि ब्रह्मगुप्त का अव्यक्त गणित है ना, और ठीक है न्यूमेरिकल सोल्यूशन तो है आर्यभट्ट का, और ये जो है शून्यवाद, तो इन चीजों से बहुत आसान हो जाता है। अब मैं ये टीच करके डिमॉन्स्ट्रेट कर चुका हूँ 3 देशों में। आप बोलेंगे हिंदुत्ववादी नहीं है, मैं तो 3 देशों में, ईरान में जाके सिखा के रखा हूँ, मलेशिया में सिखा के रखा हूँ। तो वहां पे ये साबित हो चुका है कि चीज सब जगह कि ये आसान हो जाता है। आसान कैसे कि हम ज्यादा कठिन प्रॉब्लम कर सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण दिया है, जैकोबियन एलिप्टिक फंक्शन। सिंपल पेंडुलम का मोशन अगर देखेंगे तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, तो उसको अगर सॉल्व करना है तो उसके लिए जैकोबियन एलिप्टिक फंक्शंस लगते हैं, तो वो मैं सिखाता हूँ, सिखाते नहीं है लोग। आपके साधारण कैलकुलस कोर्सेस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन खाली एलिमेंट्री फंक्शंस का होता है, साइन कोसाइन वगैरह आप सिखा देंगे। जैकोबियन एलिप्टिक फंक्शन का क्या डेरिवेटिव वो नहीं सिखाएंगे, आते ही नहीं, है ना। और वो सारे जो है नॉन एलिमेंट्री फंक्शंस है वो आ जाते हैं किसी भी एप्लीकेशन में, छोटे से छोटे एप्लीकेशन में आ जाते हैं। तो वो मैं सिखाता हूँ, ये नहीं सिखाते, लेकिन वो बोलेंगे हमको नहीं करना है। आपको नहीं करना है, आप बिल्कुल अंधविश्वास में गड़े हुए हो, कॉलोनियल अंधविश्वास में तो डूब रहे हो, तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है? भाई मैं तो कोशिश ही कर सकता हूँ। सर के अंदर वो बोलते हैं यू कैन टेक अ हॉर्स टू वाटर, यू कांट मेक हिम ड्रिंक। दिमाग में कैसे घुसे? दुविधा है। ये जो बात है जो उन्होंने जो, उससे मुझे लगा कि न्यूटन की महानता की बात कर, ये बहुत गलत है। सब किसी की भी लेके महानता की बात करते हैं और उनके जो प्रॉब्लम्स है उनकी बात नहीं करते। यानी जैसे बोलेंगे चर्चिल महान था, चर्चिल ने तो कितने 3 मिलियन इंडियंस को मार दिया बंगाल के फमीन में। ये जो श्रद्धा रखते हैं इसके कैसे श्रद्धा रखेंगे इस आदमी के साथ में? तो बुचर ऑफ बंगाल इसको बोलना चाहिए, है ना। और क्या बोल सकते हैं? वो जानबूझ के किया उसने, हिटलर के बारे में आपको मालूम नहीं कि जानबूझ के किया क्या किया? और कुछ भी फिगर दे देते हैं। चर्चिल के बारे में मालूम है, और वो हिंदुस्तानी लोग उसी की तरफ से लड़ रहे थे, वॉर, उन्हीं को मार डाला। इस तरह से फैक्ट्स को ट्विस्ट करके श्रद्धा रखना, ये चर्च की टीचिंग है कि आप सब चीज में श्रद्धा रखें, हमारे बारे में श्रद्धा रखें। और सुप्रीमेसी की बात है, तो सुप्रीमेसी जो व्हाइट सुप्रीमेसी है, जो वेस्टर्न सुप्रीमेसी है, ये सब चर्च की टीचिंग है। फर्स्ट इट वाज क्रिश्चियन सुप्रीमेसी, देन इट वाज व्हाइट सुप्रीमेसी। क्रिश्चियन सुप्रीमेसी टूट गई, यानी जब उनके जो गुलाम थे तो वो सबके सब दे टर्न इनटू क्रिश्चियंस, कन्वर्ट हो गए। कन्वर्ट हो गए तो फिर उनको गुलाम कैसे रखना है, तो मॉडल जस्टिफिकेशन टूट गई। तो फिर उन्होंने कर्स ऑफ हैम निकाला। कर्स ऑफ हैम निकाला कि ये बाइबल कहती है कि जो काले हैं वो गिरे हुए हैं, वो इंफीरियर क्रिश्चियंस। कुछ भी बोल सकते हैं, नहीं फैंटेसी करना है कुछ भी फैंटेसी बना सकते हैं, तो ऐसी फैंटेसी बनाई। अब उसके बाद में क्या उन्होंने पहले से जो शुरुआत की थी, फॉल्स हिस्ट्री ऑफ साइंस, ये अभी की बात नहीं है। ओरोसियस, ये 4th सेंचुरी की 5th सेंचुरी की बात है। ओरोसियस ने झूठा इतिहास लिखा, गढ़ा, हिस्ट्री अगेंस्ट द पेगन्स। हमारी उनसे वो रही है तो वो नीच है। क्यों? और वो भगवान दिखाता है, उनका गॉड दिखाता है कि वो नीच है और उनका नुकसान करता है। क्या है, छोटो मोटो गॉड है, हाँ? इस तरह से बिल्कुल पेटी गॉड है, तो ये उनका नुकसान करता है। अब ये जो बात है, ये क्रुसेड्स में सारा जो उन्होंने अरबों से, अरबिक ग्रंथों से जो ज्ञान लिया, अरबों से अरबिक ग्रंथों से जो ज्ञान लिया, उसको ग्रीक्स का बता दिया। आपके पास ओरिजिनल एविडेंस कुछ है ही नहीं। वो मैथमेटिक्स नहीं आता उनको, पेबल अरिथमेटिक आता है, फ्रैक्शंस नहीं आता उनको, नेगेटिव नंबर्स नहीं आता, कहां से किया आर्किमिडीज ने? बकवास है। तो आपके पास एविडेंस जो है वो खाली 9th सेंचुरी का है।
लेकिन आपने बकवास बना दिया, अरे वो ग्रीक्स थे और आप हमारे लिए करो। और अभी भी नवी की पुस्तक बोलती है कि ग्रीक्स ने जो किया वो दूसरों ने नहीं किया, इसलिए मैथमेटिक्स वैसे ही करना चाहिए। तो ग्रीक्स ने नहीं किया, चर्च ने किया। चर्च थियोलॉजी का पार्ट है, एक्सियोमेटिक प्रूफ इज नॉट पार्ट ऑफ एनी ग्रीक वर्क, नॉट यूक्लिड, इट इज नॉट फाउंड। यू शो मी अ सिंगल एक्सियोमेटिक प्रूफ इन यूक्लिड। मैं चैलेंज दे चुका हूँ, 2 लाख का इनाम दे चुका हूँ। एनी सिंगल एक्सियोमेटिक प्रूफ ऑफ पाइथागोरियन थ्योरम प्रायर टू हिल्बर्ट 1898 1899, जो कुछ नहीं। I give a हम्म। reward of 2 lakhs rupees. तो देर इज नो एक्सियोमेटिक प्रूफ। तो ये एक्सियोमेटिक प्रूफ ग्रीक्स ने किया है, झूठी बात है। एक्सियोमेटिक प्रूफ चर्च ने इसलिए किया कि एक्सियोमेटिक प्रूफ में जो है प्रत्यक्ष प्रमाण वर्जित है। हिंदुस्तानी गणित में प्रत्यक्ष प्रमाण मान्य है, लेकिन पाश्चात्य फॉर्मल मैथमेटिक्स में ये प्रत्यक्ष प्रमाण वर्जित है, एक्सियोमेटिक मैथमेटिक्स। तो ये चर्च ने क्यों किया? क्योंकि वो जो कुछ भी बात करना चाहता है उसके लिए प्रत्यक्ष है ही नहीं भाई। एक्वाइनास ने प्रूव कर दिया एंजल्स के बारे में। एंजल्स के बारे में प्रत्यक्ष क्या है? कुछ नहीं है। कभी आपने देखा है? कभी किसी ने देखा है? तो आप प्रत्यक्ष क्या बात करोगे? है ही नहीं। तो आप पूरी फैंटेसी की बात कर रहे हो, सुपरमैन, ये वो जो कुछ भी, हैरी पॉटर, पूरी फैंटेसी की बात कर रहे हो। तो फैंटेसी की बात कर रहे हो, इसलिए आपको प्रत्यक्ष प्रमाण वर्जित करना है। हर एक चीज, हर एक चीज डॉगमा ऐसी है, तो इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण वर्जित करना है। और फिर बोलना अरे भाई ये तो हम बहुत उत्कृष्ट हो गए प्रत्यक्ष प्रमाण को वर्जित करके। तो आप प्रत्यक्ष को वर्जित करते हो तो पूरा फैंटेसी हो जाता है। उसका कोई उसको कोई उसका होता है मेटाफिजिक्स। फिजिक्स और मेटाफिजिक्स में ये जो है खंडनीय नहीं हम्म। है। हाँ, किसी तरह से खंडनीय नहीं है, फॉल्सिफाइबल नहीं है, रिप्यूटेबल नहीं है। तो ये खंडन नहीं कर सकते, तो वो मेटाफिजिक्स हो जाता है, गैर भौतिक हो जाता है। तो गैर भौतिक चीजों के बारे में आप जितना चाहिए कुछ भी आप ठोक सकते हो। किसी ने बना दिया एग्जाम, तो खाली उसको अथॉरिटी पे, शब्द प्रमाण पे आधारित है सारा का सारा, हम्म। है ना। तो अब उसको आपको चेंज करना है, तो ये बहुत मुश्किल काम हो गया है, क्योंकि एजुकेशन जो चर्च ने कैप्चर कर लिया, ये झूठ बोल के कि हमने सब साइंस किया। सारे उनके साइंटिस्ट क्या, कोपर्निकस क्या, ये टाइको ब्राहे क्या, केपलर क्या, न्यूटन क्या है, इतना सारा झूठ उनके साथ क्यों जोड़ के रखा? क्योंकि आप हटा दोगे तो ये सारा सिस्टम डिसमेंटल हो जाएगा। क्योंकि हम कहेंगे कि भाई हमको जो सही चीज है वो करना है। अभी तो हम खाली उनकी नकल कर रहे हैं, सारी दुनिया कर रही है, उनसे उनको बहुत फायदा हुआ। क्योंकि एक बार एजुकेशन सिस्टम गया तो बच्चों के दिमाग उनके निगरानी में आ जाते हैं, वो सिखाते हैं बच्चों को। और जो कुछ भी हम्म। सिखाते हैं सबसे पहले ये सिखाते हैं, एडीबीसी सिखाते हैं, कुछ भी सिखाते हैं। और बच्चे वो पहली बात जो सीख जाते हैं, क्योंकि बच्चों का ये है ना, जो कुछ भी सर्वाइव करना रहता है। तो ये नेचुरल चीज है कि बच्चे जो कुछ भी बोलते हो वो क्वेश्चन नहीं करते, गलिबल होते हैं, मान जाते हैं। क्योंकि वो उनके लिए जरूरी है, सर्वाइवल के लिए जरूरी है, तो मान जाते हैं हर एक बात, सवाल नहीं उठाते। बड़े होके सवाल होता है, फिर वो कहानी, उनको कोई भी चीज बोलो, अरे हमने तो ये कहानी सुनी है, हमने तो सुनी है कि आर्किमिडीज ने यूरेका बोल के वो किया। अरे भाई आर्किमिडीज ने क्या किया उसके लिए हमने प्रमाण तो मांगा नहीं, लेकिन हमको विश्वास आ गया, क्योंकि बचपन में विश्वास कर दिया, आप थोप दिया आपके अंदर। तो कोई भी बदलाव करने जाते हैं चाहिए तो हमने कुछ और सुना है, या आप तो कुछ गलत बोल रहे हैं। तो ये नहीं सोचेंगे कि उन्होंने गलत सोचा, आप गलत बोल रहे हैं कि हमने ये कहानी सुनी, हमने पाइथागोरस की कहानी सुनी। अरे पाइथागोरस कहाँ था, क्या किया, कुछ नहीं मालूम, लेकिन हमने कहानी सुनी है, वो हमारे दिमाग में बैठ गई है। तो ये जो हमने इंडोक्ट्रिनेशन अलाउ कर दिया, इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो, इसलिए हमको बदलाव करने में तकलीफ है। ये चर्च की टैक्टिक है, आप विश्वास करो, दूसरे में मत विश्वास करो। और आप ये आ गई, ये कहानियां, खुद सारी कहानियां सुना दी। ये आ गए न्यूटन ने कैलकुलस डिस्कवर किया। तो इन कहानियों को हमको तोड़ना है, बहुत जरूरी है। इस सारा जो इतिहास का जानबूझ के झूठा इतिहास गढ़ा, सिस्टमैटिकली गढ़ा, एक एक जन झूठ बोले, 2 जन झूठ बोले, ऐसी बात नहीं है। तो बहुत जगह झूठ बोलने वाले सब लोग मिलेंगे दुनिया में, लेकिन सिस्टमैटिकली झूठ बोले, इंस्टीट्यूशनली झूठ बोले, कलेक्टिवली झूठ बोले, ये पश्चिमी सिविलाइजेशन की खासियत है। हम्म। तो ये स्थिति है, इसलिए मैंने कहा कि भाई वो अगर
वर्मा जी मिल जाएं, एक और बहस हो जाए, ये सब चीजें डिस्कस हो जाएं, बहुत अच्छी बात होगी। नहीं, मेरे को तो बहुत खेद है कि वो है ही नहीं यहाँ, आना चाहिए था। और अगर मिल के बात करते तो बहुत अच्छा होता। तो अगर फिर भी आना चाहें और डिस्कस करना चाहें तो बहुत अच्छी बात होगी। उन्हें उनको सुझाव दीजिए कि भाई डिस्कशन होना चाहिए, पब्लिक डिस्कशन होना जरूरी है, क्योंकि लोगों के समझ में नहीं आता है। या तो आप अथॉरिटी इम्पोज करें तो उसमें खूब झगड़ा होगा, क्योंकि सच्चाई लोगों को समझ में ही नहीं आती है। मैथमेटिक्स के बारे में कुछ आता ही नहीं है उनको, अपने नाइन्थ की किताब नहीं पढ़ते हैं ध्यान से। बोलते हमको तो ये लगता है भाई, हमको तो लगता है कॉम्पोस्ट बॉक्स है, हमको तो लगता है प्रत्यक्ष प्रमाण मंजूर है, हमने तो किया जिंदगी में मंजूर, तो इसलिए होना चाहिए ऐसा। ऐसा नहीं है। अब ये बात कैसे समझाएं उनको? समझाने में बहुत टाइम लगता है कि ये इंडोक्ट्रिनेटेड है पहले से। तो विचार मेरे को खुद कितने साल लगे बदलने में, मैं भी तो था इंडोक्ट्रिनेटेड। मैंने पहले हम्म। कॉमन मैथमेटिक्स किया और फिर उसमें से निकला, मेरे को 15-20 साल लगे। बताइए। है ना? तो अब मैं समझता हूँ, लेकिन क्या है कि पहली बार जो कर रहा है उसको बहुत तकलीफ होती है। लेकिन दूसरे, जब एक बार जो इस रास्ते पे आदमी चल चुका है, दूसरा आदमी चलता है तो आसान होता हम्म। है ना? तो उसको समझना चाहिए लोगों को। तो ये स्थिति है, लेकिन अब इस पे कैसे किया जाए, क्योंकि भाई जिंदगी तो कम है और बाकी लोगों को कितना है, कोई ऐसा आपको बहुत कम मिलेंगे जो कि फॉर्मल मैथमेटिक्स इतनी गहराई तक पढ़ के छोड़ देंगे, और छोड़ देंगे फिर उसके खिलाफ बोलेंगे। क्योंकि वो समझने के लिए आपको जानना जरूरी है, पूर्व हम्म। पक्ष समझने के लिए आपको फॉर्मल मैथमेटिक्स जानना जरूरी है। तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो उनकी जीविका उसी पे आधारित है, हाँ। आजीविका वहीं रहती है। तो ये बहुत ही कठिन बात है। तो इसमें कैसे इस तरह की मानसिक गुलामी से आजाद किया जाए और उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, ये सवाल है। तो इसलिए जितने लोग उसमें ज्वाइन कर सकें बहुत अच्छा होगा। हम्म। मेरे ख्याल से एक माहौल बनाना पड़ेगा इसके लिए। देखिए, अब आप लोगों के ऊपर है। मैं तो बहुत कोशिश कर ली है, मैंने बहुत कुछ किया। जो कुछ मेरे से बाकी जो कुछ होगा वो मैं कर रहा हूँ, जब तक कर पाऊंगा कर रहा हूँ। लेकिन ये बहुत सालों से इसकी चर्चा चल रही है। 1998 में मैंने अपना प्रोजेक्ट डाला। तो क्या है कि दूसरी तरफ से काउंटर रिएक्शन बहुत सारे हैं। बहुत सारा झूठ बोला जाता है, बहुत सारा मिस डायरेक्शन किया जाता है। तो इसको कैसे काउंटर करना ये आसान काम नहीं है। हम्म। नहीं, वो भी है। देखिए, एक तो मतलब आपको क्या लगता है कि ये काम विशेषज्ञ करेगा? ये काम ये काम क्या कहा? विशेषज्ञ करेगा, स्पेशलिस्ट? नहीं, विशेषज्ञ नहीं करेगा, हम्म। क्योंकि उसका वेस्टेड इंटरेस्ट। लेकिन समझने के लिए आपको विशेषज्ञ होना जरूरी है। विशेषज्ञ कम से कम बहुत डीप कॉमन मैथमेटिशियन होना जरूरी है। बहुत कम लोग मिलते हैं, क्योंकि फॉर्मल मैथमेटिक्स को इतना देखिए बहुत ज्यादा गहराई नहीं है। 9th स्टैंडर्ड में लिखा हुआ कोई उसको तो खोल के तो पढ़ ले। क्यों उससे कतराते हैं? 9th स्टैंडर्ड की किताब में ये सब चीजें लिखी हुई है कि हम्म। प्रत्यक्ष वर्जित है फॉर्मल मैथमेटिक्स में। क्यों उसको नहीं देखते हैं? क्यों इतना वो घबराए हुए हैं? और क्यों सोचते हैं कि घबराने से उनका भला होगा, घबराने से उनको धकेला जाएगा गड्ढे में? तो जो कुछ भी करना है, जिसको भी करना है, जहां तक मैं कर सकता था सब चीजें तो सामने आ गई हैं। हम्म। अब हिम्मत की जरूरत है। हिम्मत की जरूरत है अभी। वेस्ट तो कलेप्स हो रहा है, कब तक हम्म। कलेप्स होगा वो देखना है। हम्म। पूरा का पूरा सिस्टम टूटने वाला है। और हाँ, भी हाँ। बहुत सारी चीजें हो रही हैं। चाइना ऊपर बढ़ रहा है ना? ये रशिया से लड़ाई हो रही है, ये इसराइल की लड़ाई हो रही है, बहुत ही ब्रूटल लड़ाई हो रही है, और बहुत सारी चीजें हैं। और इसमें ये डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट वेरी क्लियर है। हम्म। अब पॉइंट इज कि टाइम टाइम शेड्यूल क्या है? क्योंकि अगर हम देखें, ब्रिटिश ब्रिटिश साम्राज्य जो था, उसने दिल्ली में राजधानी बनाई 1930 में।
और 1948 तक दे वर आउट। 20 साल में कहाँ वो इतना अपना फैल रहे थे, पूरा हिंदुस्तान में कब्जा करके बैठे, और 15 साल में बाहर। तो बहुत जल्दी से होता है, जब कोलैप्स होता है बहुत जल्दी होता है। और ये कितना टाइम लगेगा देखने की बात है, 10 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल। तो ये एक्सपेक्टेशन तो सबका यही है, ये होने वाला है, और कब होगा ये देखना पड़ेगा। और ये जो बाकी जो चीजें हैं, जैसे यूरोप में जो राइट मूवमेंट, जो राइट विंग मूवमेंट है, रेसिस्ट लोग जो बढ़ रहे हैं, सब लोग, फ्रांस में हो रहा है, जर्मनी में हो रहा है, डच में हो रहा है। तो और ये पोलराइजेशन जो हो रहा है, तो इसके कारण देखिए, जब ये ऊपर से दबाव हटेगा तब फैलने का ज्यादा चांस मिलेगा। अभी हाल तो अफ्रीकन लोग हैं, वो सबसे ज्यादा इसके खिलाफ खड़े होने को तैयार है, हिम्मत है, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा दबा के रखा, इसलिए उनको लगता है कि ये कोशिश करना चाहिए बाहर निकलने की। हिंदुस्तान में क्या है, हमको लगता है कि हमको सिस्टम से कुछ कुछ मिल रहा है अभी उनकी। अब जैसे आपने कहा कि उनका ये क्या है कि ठीक है, करोड़ रुपया लोन ले लेंगे, डिग्री ले लेंगे, और फिर नौकरी मिल जाएगी, लोन पे कर देंगे। ये उनका सपना अभी तक यही है। और ये अब जैसे मेरे को याद है, मेरे कजिन्स जब गए थे, अब्रॉड गए थे 60s में, शिप में जाते थे उस जमाने में, सस्ते में, प्लेन से नहीं जाते थे। तो वो उनका वो पॉसिबिलिटी था उस जमाने में, अमेरिका में प्रोग्रेस करना पॉसिबल था, अब इतना आसान नहीं है। अब बहुत कम कर पाते हैं, बहुत सारे लोग फंस जाते हैं सिस्टम में। तो ये तो बात है इंडियंस के बारे में, लेकिन दूसरे लोगों का क्या हो रहा है सिस्टम में, तो वो तो मार खा रहे हैं सब लोग। तो वो ज्यादा आसानी से आगे आए। हिंदुस्तानी लोग बगावत करने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उनको उम्मीद है कि सिस्टम से उनको कुछ मिल जाए। दूसरे लोगों को ये उम्मीद बहुत कम है अभी। ऐसा नहीं कि खत्म हो गई, लेकिन बहुत कम है हिंदुस्तानियों के लिए, क्योंकि हिंदुस्तानी बहुत सारे सक्सीड कर चुके हैं। वो एग्जाम्पल है उनके सामने, सुंदर पिक्चर का वगैरह वगैरह का। तो ये अभी भी सोचते हैं कई लोग कि इसमें सक्सीड कर जाएंगे सिस्टम। तो वो जब धारणा खत्म हो जाएगी, जैसे कि ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर हुई, तभी तो ये खत्म हो गया पूरा। तो वो तो होएगा ही होएगा, लेकिन वो अलग बात है। ये जो रिफॉर्म है, इसके बारे में हम चर्चा भी नहीं कर पाते हैं, ये तो बहुत ही अजीब बात है कि चर्चा करने से इतना डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि कलेक्टिव मेमोरी है ना हमारी। ये एक आदमी खड़े होकर बात नहीं कर सकता, इतना डर कहाँ से, उसके दिमाग में इतना डर क्यों है? चर्चा करने में, पब्लिक चर्चा करने में क्यों डर है? आप सोचें इसके बारे में। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आप मैं सोचें इसके बारे में, क्योंकि सोचें इसलिए कि इसको ओवरकम करना है तो उसके कारण समझना जरूरी है। हाँ, आपके कोई किसी की कोई बीमारी है तो बीमारी दूर करना है तो उसका कारण समझना जरूरी है। तो इतना डर का कारण क्या है कि भाई पब्लिक डिस्कशन में क्या हो जाएगा, आसमान टूट जाएगा? डरते क्यों है? कोई एक मैथमेटिशियन सामने नहीं आता है। देखिए मामला इतना आसान नहीं है। बातचीत की बात कर रहे हैं भाई, जो बातचीत आप कैंटीन में करते हैं वो बातचीत आप पब्लिकली कर रहे हैं, क्या आसान नहीं है? वो पढ़ा रहे हैं, क्या उनका ये कर्तव्य बनता है नहीं नहीं, कि देखिए उसको क्या है। पब्लिकली जस्टिफाई करें? नहीं, बिल्कुल आपकी बात तर्क संगत है, लेकिन आप उनकी जमीन खींच रहे हैं जिस पे वो खड़े हैं। क्या हो गया? वो उनकी नौकरी थोड़ी ना जाएगी इमीडिएटली, वो रिट्रेन कर लेंगे, उसमें क्या हो गया? इमीडिएटली वो थोड़ी ना उन पे इम्पैक्ट करेगा। डर क्यों इतना है? ये देखिए, ये किसी और कानून से डर है। आप सोचे जरा इसमें। नहीं, आपको आपको क्या लगता है कि क्या नहीं, इसके मेरे को पीछे। नहीं समझ में आता, क्योंकि अगर मेरे को कोई इस तरह से चैलेंज करता तो मैं तो डिस्कस करता। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं विश्वास कर रहा हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं डिस्कस करता पब्लिकली।
मैं अपने उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब मैं फॉरेन मैथमेटिशियन था, जब मैं यूनिवर्सिटी में फंक्शनल एनालिसिस कैलकुलस वगैरह पढ़ाता था, रियल नंबर्स पढ़ाता था, तब मैं चर्चा कर, कोई कहता चर्चा करो तो मैं बिल्कुल चर्चा करने को तैयार होता, ऐसे डर के नहीं भागता। क्योंकि अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपको विश्वास होना चाहिए कि आप सही पढ़ा रहे हैं। तो ये क्या है, आधे से ज्यादा क्या है, उनको आता ही नहीं है सब्जेक्ट, हम्म, हम्म, ये उनका डर है कि खुल जाएगा। खाली वो नहीं है, आता ही नहीं है, सब्जेक्ट ही नहीं आता है, तो वो कैसे डिस्कस करेंगे। तो ये उनका डर एक है कि नॉलेज नहीं है सब्जेक्ट, तो बहुत कम है जिनके पास नॉलेज है, वो नहीं आएंगे सामने। हम्म, तो सोचे, थोड़ा आप सोचें कि किसी को खड़ा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर खुली होकर चर्चा हो पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बगैर चर्चा के, क्योंकि अथॉरिटी आपको, जो लोग बोलते हैं नेता के पास जाओ, बाबू के पास, वो क्या समझते हैं, कुछ नहीं समझते। वो अपना वैदिक गणित करेंगे और वैदिक ज्योतिष करेंगे, यही सब तमाशा करेंगे। तो ये सोचते नहीं है कि देश का भला किससे होगा। तो सोचना चाहिए ना, देश के बारे में सोचना चाहिए, इसलिए तो वो नेता बने हैं। तो सोचते नहीं है, वो तो पुराने जमाने की बात है, नेता लोग सोचते सोचते नहीं है देश के बारे में, खाली अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। हमारे को क्या फायदा होगा, हमको कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, अरे क्या करना है हमको। तो इसमें पैसा है, अगर आप कुछ बना रहे हो, कुछ जमीन खोल रहे हो, लूट रहे हो, तो उसमें आ जाएंगे, इसमें उनको कोई निजी फायदा नहीं दिखता। तो वो नहीं करने वाले। लेकिन ये लोग जो टीच करते हैं, ये तो कम से कम सामने है। तो ये जो है, मुझे जो लगता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी स्कूल में कर, क्योंकि स्कूल में जो बच्चे जाते हैं, पहले जाते हैं, उनके समझ में आए तो एक ये बिल्ड हो, मोमेंटम बिल्ड, हम्म। और वहां पे वो मानने को तैयार है कि ये सब गलत है। नहीं, एक एक तो मतलब अच्छा मुझे और आसान तरीका ये लगता है कि ये जो जैसा आपने थोड़ी देर पहले कहा भी था कि उदाहरण के लिए से कैलकुलस है, तो कैलकुलस को समझने में बहुत बच्चों को दिक्कत है। लगभग आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स को बड़ी तकलीफ होती है इसमें। लेकिन तो वो साहब, क्या, हाँ, क्या है, अगर हम कहेंगे कि हम आसान तरीके से सिखा रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो जो सीख रहे हैं उसी को आसान तरीके से सिखाएं, वो नहीं हो सकता। कि उनको आईआईटी का पेपर में जो इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स आते हैं वो सॉल्व करना है, वो मैं अलग तरीके से सिखाने को तैयार हूं, वो नहीं चाहते। तो वो आईआईटी का पेपर पास करना चाहते हाँ, वो एक दूसरी हैं, प्रॉब्लम है। उनको ये नॉलेज की वैल्यू नहीं है, हाँ, पेपर पास करने की वैल्यू है, हम्म, एडमिशन की वैल्यू है, क्योंकि उससे नौकरी जुड़ी है, हम्म, एडमिशन से नौकरी मिलती है, ये सोचते हैं। बल्कि वो क्लास में भी रहते थे, कंप्यूटर साइंस पढ़ाता था मैं बाद में, तो कंप्यूटर साइंस पढ़ाता था मैं, बच्चों को कहता, बच्चे क्या, वो तो एमटेक वगैरह करते थे, उनको बताता था कि आप क्या कर रहे हो, कि आपको रटने से कुछ नहीं मिलेगा, आप एक्चुअल प्रोग्राम लिखो, ये प्रैक्टिकल चीज है। नहीं समझते थे, और वो 5 साल बाद, 10 साल बाद लिखते हैं, अरे हाँ आप जो कहते थे आप समझ में आया, क्या फायदा आप समझ में। खैर वो तो आसान था, ये मैथमेटिक्स में बदलना बहुत मुश्किल। तो आप सोचें कैसे किया जा सकता है, मैं तो सोच सोच के थक गया, कोई फ्रेश थॉट आ जाए, कोई फ्रेश चीज ट्राई कर ले। मैं तो अवार्ड देके 10-10 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, सब जितना मेरे हो सकता था किया मैंने। तो कुछ और फ्रेश थिंकिंग आए, बदलेगी दुनिया, वो तो बदलेगी, बस कोलैप्स होगा तो बदलेगी, ये अलग बात है। लेकिन हम जो कर सकते हैं कि भाई हमारी शिक्षा को सुधार दें, हमारी गणित की शिक्षा को सुधार दें। अब ये काम हो रहा है प्राइमरी लेवल, लेकिन थोड़ा ऊपर लेवल पे हम करें कुछ। क्यों नहीं हो पा रहा है, प्राइमरी लेवल पे हो पा रहा है, ऊपर लेवल पे क्यों नहीं हो पा रहा है, ये भी जरा से, ये क्यों दिक्कत आ रही है हायर लेवल पे, ज्यादा आसान होना चाहिए।